किधर नहीं रहता चलो चलो अरे हल्का से नॉर्मल सी बात जो सबको समझ में आएगा। देखो जी, रासायनिक बलगति क्या है? यह ऐसा शाखा है ना, मतलब ऐसा रसायन विज्ञान की शाखा है जो सबसे अलग है। देखो, कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाया, ठीक है, और H2 और O2 मिलके वाटर बनाया, ये सब रिएक्शन है सर। तो ये रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है, ये रिएक्शन को कैसे स्लो कर सकते हैं, या अगर स्लो हो रहा है तो तेज कर सकते हैं। जैसे दूध का जमना, दही का बनना, दही का जमना बहुत स्लो प्रक्रिया है, जानते हो ना, लगभग 10-12 घंटे में होता है। उसमें भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, लैक्टोज जो एंजाइम है एक प्रकार का उसमें का, वो आके ब्रेक कर रहा है, तब जाके हमारा बन रहा है दूध। तो भी एक प्रकार का रिएक्शन है। हमारा जो पेट में पाचन हो रहा है, ये भी रिएक्शन है, ये भी 4-5 घंटे तक अमाशन होता है, पड़े थे। ये सब सारे रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है एस्पिरिन को जैसे जीभ पर रखते आदमी की डेथ जाती है तुरंत, तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन बहुत क्या होते हैं, धीमा होते हैं। कुछ मॉडरेट होते हैं, मतलब ठीक ठाक लेवल पे होते हैं। तो आदमी जानते हो, जो बहुत तेज हो रहा होगा उसको स्लो कराएगा, और जो बहुत धीमा हो रहा है उसको क्या कराएगा, तेज कराएगा। तो रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के रेट के बारे में, रेट मतलब वेग, कितना तेजी से रिएक्शन हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, इसके बारे में जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगति। समझ आया? रासायनिक बलगति के मतलब रिएक्शन कितना तेजी हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे बदलेंगे रिएक्शन के वेग को। गाड़ी चला रहे हो ना, वही समझो रिएक्शन चला रहे हो, रासायनिक बलगति। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पहला हेडिंग सीधे आएगा, अभिक्रिया की वेग। पहले अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है ये जान लो। तो अभिक्रिया दो टाइप का होता है, दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, एक वेग के आधार पर और एक स्टेप के आधार पर, एक पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के, कितने स्टेप में हो रहा है, और एक वेग के आधार पर। एक किसके आधार पर? वेग के आधार पर। तो वेग के आधार पर तीन प्रकार का हो गया, तीव्र अभिक्रिया, ठीक है, मध्यम और ये स्लो, मंद अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो बहुत तेजी से समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत स्लो होती है, बहुत धीमे होती है, उसको क्या कहते हैं? मंद। और मध्यम पे जो होती है उसे क्या कहते हैं? मध्य अभिक्रिया, ठीक है, मॉडरेट बोलते हैं। पदों के आधार पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और एक को बोलते हैं एलिमेंटल। अब ये थोड़ा अपने किताब में निकालो, ये नाम दिया हुआ उसका, तो हम देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल अभिक्रिया और सरल अभिक्रिया, जटिल और सरल। इसमें दिया नहीं होगा, क्या हुआ? उसके एक ही लिया टूल करिए केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, कौन सा किताब? सीएनसीईआरटी वाला। इसका नोट का था, कहाँ गया? वहाँ पे सिंपल नहीं तो यहाँ भैया होता है। देखो चलो जो भी है, तो एक क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में होती है, एक ही पद में होती है, एक ही पद में खत्म हो गया, एक सिंगल स्टेप में अगर हो रहा है, और एक होता है एक से अधिक स्टेप में। किससे? एक से अधिक स्टेप में। तो ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक स्टेप में हो उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया। जैसे CO2 बनता है तो एक डायरेक्ट होता है, C+O2 मिलाने से CO2 बन जाता है, ठीक है, एक ही स्टेप में बन गया। और एक होता है कि C+½ O2 मिलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर मिलाएंगे तब जाके बनेगा CO2। तो ये जो है इसमें भी CO2 ही बना है, CO2 ही बना है, लेकिन कितने स्टेप में हुआ? दो स्टेप में, और ये एक ही स्टेप में हो गया। समझ में आया? तो एक ही स्टेप में जो अभिक्रिया हो गया वो इस टाइप का हो गया, हाँ, और जो एक से अधिक स्टेप में हो गया वो इस टाइप का हो गया, जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है, उसको हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं।
कौन सा क्रिया कहते हैं? जटिल अभिक्रिया। और एक और चीज याद रखना, क्लास 11 में हम दो अभिक्रिया पढ़ाए थे, एक SN1 और एक SN2। यस सर। तो बताओ तो थोड़ा, याद याद नहीं है बात। SN1 और SN2। SN1 अभिक्रिया दो पदों में हो रहा था। कितने पदों में? दो पदों में। याद रखना, एक है तो उल्टा, ठीक है। और ये SN2 अभिक्रिया एक पद में हो रहा था। किस पद में हो रहा था? एक पद में। तो कौन जटिल अभिक्रिया है? एक ये SN वाला, समझ में है ना? याद रखना, दो अभिक्रिया SN1 और SN2, ठीक है। अब 1 वाला उल्टा कर दो, कितने पद में? दो पदों में। और 2 वाला कितने पदों में? एक पदों में, समझ ना? तो रासायनिक बल गतिकी क्या होता है? ऐसा केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम क्रिया के वेग और उसके क्रिया विधि, यानी वो कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है? दो से पहले विभाजित कर सकते हैं। एक है वेग के आधार पे। तो वेग के आधार पे हो गया कि अगर वो कोई बहुत तेजी से हो रहा है तीव्र अभिक्रिया, कोई बहुत स्लो हो रहा है तो मंद अभिक्रिया, अगर कोई बीच में मतलब ठीक ठाक रेट पे हो रहा है तो मध्यम अभिक्रिया, ठीक है। पदों के आधार पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम्पल में हम लोग डेफिनेशन देंगे। अब इसका हम हिंदी बता रहे हैं, वैसे इसको एलिमेंटल बोलते हैं, सरल भी बोल सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो एक पदों में होती है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेन ये है जटिल अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया, ठीक है। तो ऐसे पहले चार्ट बनाओ अभिक्रिया करके, और उसका नाम हम बता रहे हैं। दोस्त तो नहीं रहते, ऐसा नहीं रहते, मन समझ तई में नहीं देख रहा नहीं कर रहा है, पता तो बोलने तो आ जाए पढ़ाई आ जाता टेंशन नहीं सब पढ़ाई ये सब कंट्रोल नहीं ये सब वाह यार तो पूरा देखिए तो 3-4 गुना तो कहां से 4 गुना बारह बात सुनो कहां तक बोल रहा अब किया ही को लेंगे तो कहां जानते नहीं उसको जब पूरी बार देंगे पीपल सी हाँ गलियां वो तो ढेर नहीं पहले हाँ यार तो मुझे कौन करती है अब ये ना कर अरे होता है वाला देखिए ये कहां जा रहे सब ये ना पूछ लेना ही कैसे उससे कि हमने बात करते का कोचिंग का है और नहीं रगला से फोन लगाओ वो आवे तो रगला बिटिया कौन याद को था कि अबे नहीं आए कल फोन पहले रहे कौन था चार फोन से लिखिए वो दुनिया में के लिए तो वो ये नॉन था ना तो दिन में किया था तो कुछ नहीं करेगा ना वो तो करेगा पर कहां होता तो घूमत है घूम कम मत सर ये भी लिख दिया क्रिया वाला जो लिखे हैं या फिर क्रिया कौन सा क्रिया? हाँ जटिल क्रिया लिखो, वही तो बनाना है, उसमें बता दे कौन सा क्रिया है। प्राथमिक बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री को नहीं। जटिल क्रिया और एक कौन सा हो गया? सरल नहीं है, उसको प्राथमिक बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री। बाकी मंद क्रिया जान लिखिए, तीव्र क्रिया जानी गए। ये चैप्टर समझ में आना चाहिए, इसको बोलो क्या नाम है, एकदम समझ में आना चाहिए चैप्टर, क्योंकि इसमें ज्यादा 11 का कोई मतलब, 11 से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। हो गया? सब नोट्स में है ऐसे, ठीक है, पूरा नोट्स में लिखा है तीव्र क्रिया, मंद, प्राथमिक और जटिल, लेकिन ऐसे नहीं लिखा है, सब नोट्स में दिया है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना। वो लगाए होते तो यही लिख लिए होते, चलो अब क्या लगाए।
नया निकलवाएगा। नहीं जी, पिछले साल का है, पिछले साल का बहुत निकलवाए थे, सब रखे। तो पीडीएफ वाला 0.5 से होता है ना, 0.5 मतलब पैसा ना, पीडीएफ को ढेर लगते हैं। ऐसे देवरिया में जाओ पीडीएफ से निकलवाना। ऐसा जैसे रोड में देखा 0.5 तो तहसील का होगा, पीडीएफ से बहुत ढेर लेते हैं। वैसे ये करवाए थे 75 पैसा में लिया था, कैसे 0.5 तो करवा लेना जाए। देखिए सही इतना हमका फुटका भी रहा है, बहुत लोग इतना गड्ढे से निकलवा रहे हैं। ये हो गया, समझ आ गया सबको? अब हमारा इस चैप्टर का पहला हेडिंग, पहले इस चैप्टर के बारे में जान लो क्या क्या पढ़ना है, ध्यान सुनो, क्योंकि एक बार चैप्टर जब जाने रहोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। हम बताए थे हर चैप्टर को हम लोग 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर को भी हम 3-4 में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हेडिंग है अभिक्रिया का वेग। सबसे पहला क्या हेडिंग है? अभिक्रिया का वेग, ठीक है? और उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? इस पे न्यूमेरिकल आएगा और इस पे फार्मूला। पहला हेडिंग हो गया अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ये ठीक ठाक इसमें मतलब है, ऐसा नहीं है कि उधर ये हेडिंग है तो छोटा है, बड़ा हेडिंग है एक प्रकार से। अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें फिर आएगा उसके बाद वेग नियम। इस सिलेबस में इसका कुछ टॉपिक हटाया हुआ है, ठीक है? इसीलिए जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक लिख को उसी को इसमें से खोजना है। समझ रहे हो क्या कह रहा है? इसे इसमें जो कई टॉपिक हटा दिया है, इसमें जो है का पढ़ा नहीं थे, लिखवाए थे उसके गुण नहीं लिखवाए थे, नोट्स से देखे होते सर, उसमें भी नहीं था। देखो जी, चलो नहीं था तो वेग समीकरण नंबर काट दीजिएगा। काहे काट दीजिएगा? तुम्हारा ना काट देंगे, नंबर काट देंगे, ऐसे हटा दीजिएगा नंबर वाला। ऐसे ही नहीं था, नोट्स में देखिए, इसमें भी देखिए। पदों के आधार पर 2 प्रकार का, एक जटिल क्रिया और एक सरल प्राथमिक क्रिया। दूसरा हेडिंग है वेग समीकरण और वेग व्यंजक, ठीक है? और इससे ठीक ठाक टॉपिक आएगा। फिर अगला हेडिंग है आणविकता और कोटि। ये तो देखे तो ये हर साल आया था, इस साल भी आया था, और क्रिया की आणविकता एवं कोटि। और लास्ट हेडिंग है आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण। यही इतना टॉपिक है, बाकी इसमें सब टॉपिक होगा। हम टॉपिक वाइज बोल रहे हैं, ये टॉपिक 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? अभिक्रिया का वेग, ठीक है? वेग क्या होता है? जानते हो वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? समय के साथ दूरी में परिवर्तन, उसमें दिशा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो जी, 1 सेकंड में कोई कितना चल रहा है, मान लो अगर यहाँ 10 मीटर पे वो ऑलरेडी था और 50 मीटर पे चला गया, तो कितना मीटर चला? 40 मीटर चला ना, और 1 सेकंड में चला, यानी 40 मीटर पर सेकंड। तो क्या हुआ? दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है 1 सेकंड में, दिशा के साथ वेग कह रहे हो तो चाल कह रहे हो तो केवल दूरी, क्योंकि वेग सदिश राशि है, ठीक है? इसमें वो वेग नहीं है, लेकिन है डिफिनेशन, इसमें सदिश से कोई मतलब नहीं है। तो वेग के साथ कह रहे हैं, दूरी के साथ चाल में परिवर्तन, चाल में कि दूरी में, उल्टा हो गया सब। समय के साथ दूरी में परिवर्तन को वेग कहते हैं, लेकिन दिशा भी होना चाहिए उसमें। क्या होना चाहिए? दिशा। वो नहीं है यहाँ पर। अब ध्यान से सुनो हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो हम रिएक्शन कर रहे हैं, A + B से C बन रहा है, चाहे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, चलो R से P बन रहा है। R से क्या बन रहा है? P। R का मतलब रिएक्टेंट, R का मतलब रिएक्टेंट, P का मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद। और रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? अभिकार। क्या बोलते हैं? अभिकार, ठीक है? तो मान लो अगर हम शुरुआत में 100 ग्राम लिए हैं, कितना ग्राम लिए हैं? 100 ग्राम। और रिएक्शन जैसे दूध हमने लिया 100 ग्राम, और उसमें 5 ग्राम हमने वो मिला दिया, जोरन जो भी है। तो जिस समय हम मिलाए हैं उसमें दूध कितना है? 100 ग्राम है ना? तो दही कितना है उस समय? 5 ग्राम। वो छोड़ दो, दही बना है हमारा नया नहीं ना, वो गिनने लगे तो वो कितना ग्राम है? 0 ग्राम। रिएक्शन से नहीं ना बना है, वो तो ऑलरेडी था। अब कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होगा? ये कम होगा। मान लो ये 80 हो गया, तो जितना ये कम हुआ उतना ही वृद्धि हो गया। ये कितना बन गया? 20 ग्राम। फिर ये कम हुआ, 75 हुआ, तो ये कितना हो गया? 25 ग्राम। फिर ये कम हुआ, 40 हुआ, तो ये कितना हो गया?
60 फिर लास्ट में जाते जाते ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम। समझ आ रहा है? हाँ ये धीरे धीरे समय के साथ हो रहा है। किसके साथ? समय के साथ समय के साथ अभिकारक कम हो रहा है और उत्पाद क्या हो रहा है? ज्यादा बढ़ रहा है। उत्पाद क्या हो रहा है? ज्यादा ज्यादा हो रहा है। देखो 0 से 100 हो गया। तो ये सांद्रता बदल रहा है। क्या बदल रहा है? सांद्रता। जैसे वेग में दूरी बदलता है, इस समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन होता है उसको वेग कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, उसी तरह समय के साथ जो सांद्रता यानी वैल्यू में जो कमी या बढ़ोतरी आती है, दोनों बोलेंगे। ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है? ज्यादा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग। समझ रहे हैं? तो अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे? समय के साथ लिखना है ना, तो एकांक समय में। किस समय में? एकांक समय में। ठीक है, किसी पदार्थ, क्योंकि अब हम अभिकारक और उत्पाद नहीं बोल रहे हैं। किसी पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, अब हम कमी हुई ज्यादा नहीं कर रहे हैं, परिवर्तन को अभिक्रिया की वेग कहते हैं। अभिक्रिया की क्या कहते हैं? वेग। समझ में आया? अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो हम इसके और इसके बारे में लिखेंगे। अगर अच्छे से लिखना है एग्जाम में तो, या एकांक समय में किसी पदार्थ की जगह पर लिखो अभिकारक। किसी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं लिखना, परिवर्तन नहीं, कमी हो रहा है ना। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, या एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, एकांक समय में किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? वेग। ठीक है, तो वेग निकलता कैसे है? देखो वेग कैसे निकलता है। अगर मान लो ये 100 ग्राम है, ये 80 ग्राम है, और ये 5 सेकंड में चेंज हुआ है। कितने सेकंड में? 5। और इसको आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर। अभिक्रिया के वेग को किससे लिखते हैं? आर से। और इसका मात्रक बता रहे हैं, मोल पर सेकंड होता है। कितना चेंज हुआ है 5 सेकंड में? बताओ। 20। टाइम कितना है? 5 भाग दे दिए, कितना आ गया? 4। समझ गया? तो दो टाइप से मैं बोल रहे हो, एक बार बोल रहे हो। अगर देखो ध्यान से, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तभी ना प्लस में आएगा। क्रिया का वेग हमेशा प्लस में होता है। तो एक में पहले ये है, इसमें से इसको घटा रहे हो, इसमें से इसको घटा रहे हो। ठीक है, तो कभी भी अगर हम इसके रूप में लिखते हैं, देखो r इक्वल टू माइनस करें डी आर बट्टा डी टी, डी आर बट्टा आर मतलब रिएक्टेंट और डी मतलब चेंज। गुड मॉर्निंग। तो बहुत लेट आ गई जी। हाँ, चैप्टर स्टार्ट कर दिए, बैठ जाओ। समझ नहीं आएगा। चलो एक बार फिर ये अभिक्रिया का वेग बता दे रहे हैं शुरू से, क्योंकि ये यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। चैप्टर सेकंड स्टार्ट किए हैं भाई, थर्ड, लेकिन चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, और उसका पहला हेडिंग हम पढ़ा रहे थे अभिक्रिया का वेग। ठीक है, लगभग समझा दिए, लेकिन फिर दोबारा बता रहे हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, आर से पी में बदल रहा है। आर मतलब होता है अभिकारक और पी मतलब होता है उत्पाद। पी मतलब क्या होता है? उत्पाद। एग्जाम्पल भी हम दिए थे इसका, किसका एग्जाम्पल दिया था? दूध किसमें कन्वर्ट हो रहा है? दही में, मान लो। ठीक है, तो शुरुआत में हमने, अगर हम 100 ml अगर दूध ले रहे हैं, 100 ml,
तो अगर हम उसमें थोड़ा सा दही मिलाएंगे तो दही अभी बना नहीं है, दही कितना रहेगा 5%। 0 ml, दही नहीं रहेगा, नया दही नहीं बना है, वो कितना रहेगा 0 ml। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद दूध कम होने लगेगा। मान लो ये 40 ml आ गया, तो जब ये 40 ml हुआ, जितना कम हुआ उतना ये बढ़ गया, कितना हो गया 60 ml। 5-10 घंटा बाद देखोगे तो दूध बचेगा ही नहीं, वो कितना हो जाएगा 0 ml। अब पूरा पूरा किस में चला जाएगा, किसमें वो चला जाएगा, दही में। तो समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 100 से 40 हुआ, 40 से कितना हो गया 0, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है समय के साथ। कोई भी रिएक्शन है, अगर हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन नहीं होता है, एक मिश्रण नहीं होता है, जैसे चीनी में हम पानी मिलाते हैं, तो शुरुआत में चीनी में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में वो जल ही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो रस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, रस में। तो समय के साथ क्या होता है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, पी में। आर किसमें बदल जाता है, पी में, समय के साथ। तो जितना बदल रहा है समय के साथ, उसी को क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग। तो क्या बोलेंगे, समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता में जो कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। या जो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, बढ़ रहा है, उसको भी क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जैसे हम 1 सेकंड में हमारा जो चीज है वो किसमें बदल रहा है, समझ रहा है। जैसे कोई रिएक्शन करा रहे हैं, कोई एग्जांपल बताओ जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मतलब आसपास वही रिएक्शन बार बार याद रहा है, और कोई रिएक्शन नहीं याद रहा है। कोई रिएक्शन नहीं याद रहा है जी। क्या, मोमबत्ती जो पिघलता है उसमें जो CO2 निकलता है, वो भी समय के साथ देखते हो पिघलता है, तो कम हो रहा है ना मोमबत्ती, हाँ, तो भी एक प्रकार की अभिक्रिया हो गया। तो समय के साथ इसका डिफिनेशन क्या होगा, समय के साथ को हम एकांक समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में। ये क्या है, अभिकारक। तो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में ये क्या हो रहा है, कमी। अभिकारक की सांद्रता में कमी, या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। उत्पाद बढ़ रहा है ना, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। समझ आया, डिफिनीशन तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते कैसे हैं, मान लो अगर एक अभिक्रिया, ध्यान देना, अब N2 + 3H2 मैक्स अमोनिया है, एक अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसका वेग लिखना कैसे, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसका वेग हम इसको अभी बताएं, इसको किससे लिखते हैं, आर से। तो जब इसका वेग लिखेंगे ना तो 3 तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीज है ना। अगर मान लो ये रिएक्शन है H2 + Cl2 मैक्स 2HCl, तो इसमें भी कितने चीजें हैं, तो इसमें भी 3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर 4 हो तो 4 तरीके से लिखेंगे। कैसे, ये ध्यान देना है। सबसे पहले d/dt लगाना है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इसको यहाँ लिख देना है बड़े ब्रैकेट में। किस ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में। कभी भी बड़े ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि सांद्रता को हम बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर वाले को लिख रहे हैं इस तीर के, तो सामने लगाना है माइनस। सामने क्या लगाना है, माइनस। और अगर इसके सामने कोई चीज है, जैसे यहाँ कुछ है, अगर कोई चीज है तो वो बटा में चलाएगा, समझा। जैसे इसके अगर रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, d/dt, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, H2, और अभिकारक है तो क्या लगेगा, माइनस में। अब 3 कहाँ चलाएगा, बटा, 1/3, समझा। तो अभिकारक के रिस्पेक्ट में हमेशा माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस। और उत्पाद के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इधर वाला उत्पाद होता है, अभी बताएं, तो क्या होगा बताओ, R = सबसे पहले क्या लगाना है, d/dt। फिर यहाँ क्या लगाना है, बड़ा ब्रैकेट, और क्या लिखना है यहाँ पर, तो NH3। और ये कहाँ चला जाएगा, बटा में, और इसमें माइनस लगेगा, इसमें क्या लगेगा, प्लस। समझा। इसी तरह अगर हम इसको लिखें, इसके रिस्पेक्ट में लिखें, तो क्या होगा, R = क्या होगा बताओ, d/dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl, और 2 कहाँ चला जाएगा, बटा में, और यहाँ पे क्या है, प्लस हो जाएगा। तो कभी भी अगर हम अभिक्रिया लिख रहे हैं
आर प्लस में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, माइनस। माइनस में भी। प्लस में मतलब फार्मूला में केवल किस में, फार्मूला। प्लस में हम किस में लिखते हैं, किसके लिए, उत्पाद के लिए, किसके लिए, और इसके लिए क्या लिखते हैं, अभिकारक। अभिकारक के लिए। भूलेगा नहीं ना। नहीं। अब क्रिया का वेग क्या होता है, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं, आर से। और एग्जाम्पल इसका लिखो, मात्र बता रहे हैं, इसका लिखो, इसको लिखो जी पहले। ये मत लिखा। इसको लिख के दिखाओ।